तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों बीएसपी एचसीएल के क्लास के जगह जो है आपको अभी रेलवे एएलपी के लिए स्पेशल देखते हुए जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्पेशल सीरीज जो इसी के तहत स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीएसपी एचसीएल का जो एग्ज़ाम कंपनी ट्रेड कंडक्ट कराने वाली थी वह अभी कुछ दिनों के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है। तब तक आप लोग उस पर अपने से जो आपको बुक दिया गया है और आपने भी जो भी बुक परचेज किया होगा उस बुक के माध्यम से सेल्फ स्टडी बरकरार रखिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी कुछ समय के लिए स्टे लग गया है। और बाकी सारी जानकारी आपको इसका विथ प्रूफ आपको ग्रुप में जो भी लोग जुड़े होंगे उन सभी लोगों को दे ही दिया गया होगा। और उसी के जगह पे अभी साइंस स्पेशल जो कि हर एग्जामों में आपको कंपलसरी और अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, तो ये आपका लुसेंट का साइंस स्पेशल बुक जो है उसी बुक से जो आपको पहला पन्ना आज होमवर्क में दिया भी गया होगा। जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे उसी के माध्यम से क्यूज कराया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है यह क्लास अच्छा लगने वाला होगा। और क्लास कैसा लगता है वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बताया कीजिएगा। तो जैसा कि आप विदित हो आप सभी लोगों को कि पहला चैप्टर का भौतिक विज्ञान होगा और भौतिक विज्ञान के बाद आपको रसायन विज्ञान और उसके बाद जीव विज्ञान जो है होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का जो इतना मेहनत है वो साकार जो है आप लोग के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है यह किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा। उस भाषा का नाम बताना है सिंटिया। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा सिंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। इसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान जो है इसी का अर्थ होता है। ठीक है, मतलब नॉलेज या जानना जो है यह सेंटिया शब्द का जो है इसका अर्थ हो जाएगा। और हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि साइंस में जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान की कितनी मुख्य शाखाएं हैं? दो मुख्य शाखाएं हो जाएंगी विज्ञान की। दो मुख्य शाखाएं, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा हो जाएगा भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंदर हम भौतिकी की चीज़ पढ़ने वाले। और भौतिक विज्ञान के अंदर जो है ये दो भाग होती है। पहला हो जाएगा आपको भौतिकी और दूसरा हो जाएगा रसायन। तो आप उसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान जो कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जिसको हम लोग जूलॉजी भी कहा करते हैं। तो उसको बॉटनी कहा करते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बताएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। भौतिकी को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स जो है वो कहा जाता है। बाकी इसका इतिहास जो था यही था महेश बाबू। और इसके बाद सभी लोग वन लाइन में जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस जो है ये सब होता है। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी हर एक पार्ट बाय पार्ट हम पहले आपको बता दें कि यह जो है आपको साइंस स्पेशल साइंस जो है लुसेंट का वो स्टार्ट किया गया है, क्योंकि इसमें ऊपरी सतही ज्ञान से आपको नॉलेज जो है वो काम करने वाला नहीं है। इसलिए इसमें सारा चीज़ जो डीपली दिया हुआ है। और डीपली से जब तक एक बार दो बार नहीं पढ़िएगा डीपली नॉलेज जो है वो होने वाला नहीं है। बाकी इसका जो आपको लुसेंट का जो एक और बुक आता है जो कि इसमें सिर्फ नॉलेज ऊपर दिए हुए है। इसमें सामान्य अध्ययन जो है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और हर एक सेक्टर उसमें जो है विविध तक दिया हुआ है। लेकिन ये बुक जो है आपको स्पेशली जो है ये आपको स्पेशली साइंस के लिए दिया गया। तो हमको ये बता दीजिएगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। पहला हो जाएगा यांत्रिक, इसको मैकेनिक्स भी कहा जाता है। दूसरा ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक परमाणु और भौतिकी। और लास्ट 8वां हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, यानी अपने पढ़ने की सुविधा के लिए जो है फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। 8 भागों में बांटा गया। तो पहला स्टार्ट करते हैं यांत्रिकी। और यांत्रिकी के अंदर आपको जो होमवर्क में दिया गया था मापन। क्या दिया गया था? मापन। तो बता दीजिएगा कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राशि कहा जाता है। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, इस सब चीज़ को मापने के बाद किसमें डिनोट करते हैं? एक निश्चित संख्या में डिनोट किया जाता है, उसी को राशि कहा जाता है। यानी संख्या के रूप में जिसको प्रकट किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? राशि कहा जाता है। और राशि कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन राशि होती है? सदिश राशि, अदिश राशि। हाँ, सदिश राशि और अदिश राशि हो जाएगा। देखिए वेक्टर और स्केलर हो जाएगा। तो बताएगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान,
तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब क्या हो जाएगा? अदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगा। और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहा जाता है। जैसे बल, बल आघूर्ण, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत आघूर्ण, ये सभी जो हो जाएगा आपको सदिश राशि हो जाएगा। हमको इसमें बता दीजिएगा कि रेखीय संवेग यह कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और विद्युत ध्रुवण कैसी राशि है? ये सदिश राशि हो जाएगा। और विद्युत राशि, विद्युत धारा कैसी राशि है? ये आपको अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है ना। ताप कैसी राशि है? ताप अदिश है और ताप प्रवणता हो जाएगा, तो ये सदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन जाएगा कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। किसी भी राशि को मापने के लिए जो हमको उसमें यूनिट लगाया जाता है, उसके निर्देश जो उसका जो निर्देश क्या दिया रहता है उसको फॉलो जो करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। उसी को इकाई भी कहते हैं। और हमको ये बता दीजिएगा कि किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है? यह मापन कहलाती है। यानी जो हमको राशि दिया हुआ है उसके सापेक्ष में जो हम उसका मान निकालते हैं वो क्या होता है? मापन कहलाता है। जैसे हम लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो हम किसी भी चीज़ को लंबाई नापते हैं तो किसके सापेक्ष मापते हैं? मीटर के सापेक्ष मापते हैं। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मापन जो है ना ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मात्रक जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, भौतिक राशि और सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक उसी प्रकार जो है मापन भी कितने, मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। देखिए हमको ये बता दीजिएगा कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों को प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। वो कौन सा मात्रक कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, मीटर, सेकंड, ये सब जो है मूल मात्रक आ जाएगा। और किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, यानी उसके सहयोग से इसको डिनोट किया जाता है, उसको कौन सी मात्रक कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और मात्रक की कुछ पद्धतियां हैं, जिसमें CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ये सारी मात्रक की पद्धति हैं। SI पद्धति भी है। तो हमको ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस पद्धति को जो है ना फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है? CGS को, यानी CGS पद्धति जो होती है उसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि फुट पाउंड सेकंड, यह कौन सी पद्धति हो जाएगी? FPS। ये FPS को ही फुट पाउंड सेकंड कहा जाता है। और इसी पद्धति को जो है ना ब्रिटिश पद्धति भी कहा गया। यानी FPS पद्धति में जो मात्रक डिनोट किया जाता है उसी को कौन सी पद्धति कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि SI के कितने मूल मात्रक हैं? SI के कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 को जो है मूल मात्रक हो जाएगा। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये बता दीजिएगा कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश के निर्वात में कितना सेकंड तय करती है? 1/2। हाँ, 1/2 ये 2 बहुत ज़्यादा नहीं, 2 99 79 2 24 58, यह इतना सेकंड जो यह दूरी तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि फ्रांस में जो है ना सेवरिस के स्थान पर जो है इसी का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान मात्रक का ही उपयोग किया जाता है। और इसी को मानक किलोग्राम भी कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, समय का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड जो है समय का मूल मात्रक हो जाएगा। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर जो इसका मात्रक जो है विद्युत धारा का हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो के हो जाएगा। ठीक है, बताइए। हाँ, कैपिटल के हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्रतीक होगा ना इसमें कैपिटल के, एक कैंडेला में खाली स्मॉल CD होता है। अगला बता दीजिएगा कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ये इसका जो है आपको कैंडेला हो जाएगा। इसी को CD से जो है डिनोट किया जाता है। तो आगे बता दीजिएगा पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या हो जाएगा? मोल जो हो जाएगा। और 1 मोल का मान कितना होता है? 6.022 या फिर 23 × 10 की पावर 23 होता है। इसी को 1 मोल जो कहा जाता है, या एवोगाड्रो संख्या भी जो इसी को कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि SI के 2 संपूरक मात्रक है, और वो कौन कौन है?
रेडियन और स्टेरेडियन। कौन कौन है? रेडियन और स्टेरेडियन हो जाएगा। तो बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि समतल कोण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियन को किया जाता है। और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर किसी गोलाकार सतह को सतही त्रिज्या के वर्गाकार क्षेत्रफलों द्वारा गोला के अंदर की त्रिज्याओं को मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? स्टेरेडियन का। क्योंकि वो कौन सा कोण हो जाएगा? ठोस कोण हो जाएगा। वो आपको उसमें स्टेरेडियन का उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, लंबाई कैसा है मात्रा क्या होता है? मीटर हो जाएगा। इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। आगे बताइए, द्रव्यमान कैसा है मात्रा क्या होगा? kg हो जाएगा। और समय कैसा है मात्रा? सेकंड। विद्युत धारा कैसा है मात्रा? एम्पियर। और इसको डिनोट करते हैं हाँ, ये कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और ताप कैसा है मात्रा क्या होगा? केल्विन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का? मोल हो जाएगा। संपूरक मात्रा कितने होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं? समतल कोण और ठोस कोण, यानी रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण को किससे मापते हैं? रेडियन से। और ठोस कोण को स्टेरेडियन से। चलिए आगे बताइएगा, ये सभी जो मूल मात्रा जो साथ बता दिए। अब व्युत्पन्न मात्रा में कुछ उसका जो है ना आपका प्रकार पूछते हैं। बता दीजिएगा, क्षेत्रफल कैसा मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व का क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर नहीं, घनत्व है तो क्यूब हो जाएगा। और आगे बता देगा, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और बता दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या किया जाता है? 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि वेग जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। स्क्वायर इसमें लगेगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड चाल का भी होगा और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। और चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीड कहा जाता है। और वेग को वेलोसिटी। और ये चाल कैसी राशि है? सदिश राशि है। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। देखिए, दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन बाकी डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो जाएगा। जिस प्रकार टोपी लोग आगे पहनते हैं, पीछे ही पहनते हैं, समझ रहे होंगे। आगे पता चला क्वेश्चन है कि त्वरण कैसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलेटर नहीं कहते हैं, एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है ना, आप कहता है हॉर्न और एक्सीलेटर पर ध्यान रहता है खाली। अगला क्वेश्चन बताएगा, बल का सही मात्रक क्या रहता है? न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और एक और मात्रक बताइएगा, ये इसका जो है ना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी F बराबर ma होता है ना, तो m और a से गुणा कर दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। आगे बताएगा, संवेग का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर सेकंड। न्यूटन सेकंड हो जाएगा। न्यूटन सेकंड हो जाएगा ये। और इसका मास गुने वेलोसिटी, यानी m गुने v। और m का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और v का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका किसका हो जाएगा? संवेग का हो जाएगा। मास का नहीं, संवेग का हो जाएगा। आगे बता दीजिए, आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? ns नहीं, वही हुआ ns, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दाब का सही मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। और एक और बताइएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, कार्य और ऊर्जा क्या हो जाएगा? जूल। कार्य और ऊर्जा का जूल। और इसको एक और मात्रक बताइएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। देखिए, न्यूटन सेकंड fs, न्यूटन सेकंड जो है किसका हो जाएगा? संवेग और आवेग का। संवेग और आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? यह आपको जो है कार्य का हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। और न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा दोनों का हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप नहीं समझे होंगे। नहीं समझे? फिर से बता देते हैं, आपके हाव और भाव से हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप अभी तक जो है अपने संशय में जी रहे हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं, न्यूटन सेकंड जो है, ओ सर जी, न्यूटन सेकंड जो हो जाएगा, यह न्यूटन सेकंड जो है आपको संवेग और आवेग दोनों का होगा। ठीक है ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है किसका हो जाएगा? दाब का हो जाएगा। और न्यूटन मीटर किस, वही हुआ फार्मूला याद रखिए, बल बटे क्षेत्रफल, और उस पर बैठाइए, आंसर आ जाएगा। आगे बताइएगा, शक्ति का सही मतलब क्या होता है? वाट। और एक और मतलब बताएगा, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। कहीं कहीं फंसाने के लिए आपको वाट ताट ना देके जूल प्रति सेकंड भी दे सकता है। और बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा, जूल प्रति सेकंड भी रहेगा, वाट भी रहेगा,
एक से अधिक आंसर रह जाएगा और आप मुंह देखते रह जाएगा, ठीक है ना। और आपका एक नज़र में पहले ऑप्शन में रहेगा वाट, आप वाट में मारिएगा वो आपका वाट लग जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 विभिन्न घातों का कुछ प्रतीक है और उस घातों में किसका वर्णन किया जाता है, उस घातों से अपना घात निकालने हैं। बताइएगा कि 10 के पावर 18 ये किसका हो जाएगा, हेक्सा का हो जाएगा, ठीक है। पेंटा कितना होता है, पेंटा 15 हो जाएगा, ठीक है। टेरा का हो जाएगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और गीगा कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9 -9 हो जाएगा तो नैनोमीटर का हो जाएगा, ठीक। गीगा कितना हो जाएगा 9 और गीगा के बाद आता है मेगा, मेगा कितना होता है 6, 10 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। किलो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 और हेक्टो का हो जाएगा तो 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1 हो जाएगा तो डेका, किसका हो जाएगा, डेका का हो जाएगा। बाहर महेश बाबू क्या बात है, देसी कितना हो जाएगा -1, डेका 1, देसी -1, ठीक है ना। सेंटी का हो जाएगा तो -2, सेंटी का हो जाएगा तो -2 और +2 हो जाएगा तो हेक्टो का, हेक्टो +2 सेंटी हो जाएगा तो -2। उसके बाद मिली कितना हो जाएगा -3, उधर कितना हो जाएगा किलो का हो जाएगा तो +3 हो जाएगा किलो का। आगे बताएगा माइक्रो का कितना होता है 10 के पावर -6 किलो का हो जाएगा, क्या कहते हैं माइक्रो का हो जाएगा, और उधर हो जाएगा तो मेगा का हो जाएगा। आगे बताएगा नैनो कितना हो जाएगा -9, पिको का कितना हो जाएगा पिको -12 और फेम्टो हो जाएगा तो -15। फेम्टो कहीं फर्मी भी कहीं लिखता है फेम्टो या फर्मी, 10 के पावर -15 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताए एक्टो कितना होता है -18, एक्सा 18 और एक्टो हो जाएगा तो -18, एक्टा +18 और एक्सा +18 और एक्टो हो जाएगा तो -18, ठीक है ना। जिस प्रकार उदाहरण नहीं देंगे अभी, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जो कुछ अन्य मात्रक हो जाएगा और कुछ अन्य मात्रक में हमको ये बता दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा। और इसका ये मतलब हुआ कि एक प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई एक वर्ष में जो दूरी होती है और इस दूरी को कितने मीटर के बराबर होती है, ये 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर जो है यह आपको एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा। हाँ, उसको आप कुछ कर सकते हैं, मिली में निकालना तो और भाग देते जाइए निकलते जाएगा, वो तो अपने दिखाने के ऊपर डिपेंड है। 9 बूंदी 4 गुने 10 के पावर 15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष जो है यह मीटर के बराबर होता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक के बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक पार्सेक के बराबर होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है, यह पार्सेक ही जो दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। कहाँ ये दिया गया था ना, आरो है 3 गो पेज है और रसायनों वाला में सेट सब सेट है। अरे आप भी कहीं और सेट होंगे, समझे। हाँ, इनका सेटिंग खत्म हो गया। रसायन विज्ञान। तो अब जो होमवर्क दिया गया था आपको, फिजिक्स ख़त्म कर दिया गया। अब आपको जो है ना, मतलब ये आपको एक तरह से शॉर्ट सीरीज के तहत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सारा का सारा जो आपको लूसेंट का जो स्पेशल बुक है उसके माध्यम से कराया जा रहा है। अब जो है आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन और उसकी होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। और केमिस्ट्री को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान जो है वह कहा जाता है। और इसके पिता भी, इसका पिता क्यों नहीं है, इसके पिता जो केमिस्ट्री के पिता जो है वो लैवोजियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वह मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। और कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग जो है आपको, हाँ काला रंग जो है, कीमिया का अर्थ क्या हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा गया है, लैवोजियर को कहा गया है। आगे बता दीजिएगा कि रासायनिक विज्ञान की शाखाएं के अनुसार जो इसको सरल बनाने के लिए इसको बहुत सारे भागों में बांटा गया। हम एक एक करके सारे भाषाओं का भागों का वर्णन कर देते हैं। पहला हो जाएगा भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, औषधि रसायन मेडिसिन केमिस्ट्री और विश्लेषिक रसायन यानी एनालिटिक केमिस्ट्री। यानी जैसे जैसे जिस क्षेत्र में अध्ययन करते जाइएगा उसका साथ केमिस्ट्री लगाते जाइए और उसके बारे में पढ़ते जाना है। तो बता दीजिएगा कि किस के अंतर्गत जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है, भौतिक रसायन। यानी आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री उसके कहा जाता है।
जिसके अंतर्गत जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया और उसके नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखते जाएगा कितना कितना बॉन्ड बनता है, ये सब जो है इसी के अंदर जो है वो पढ़ना है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है सभी अकार्बनिक तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो अकार्बनिक के अंतर्गत जो है वो पढ़ा जाता है। और हमको ये बता दीजिएगा कि पदार्थ की पहचानना, आयतन और उसकी मात्रा में अनुमापन किया जाना यह किस केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ये एनालिटिक केमिस्ट्री, यानी आपको उससे एनालिसिस करना है और इन सारे इसका अध्ययन जो है एनालिटिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब पहला ही स्टार्ट करते हैं भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री सर जी? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। एकदम एनर्जेटिक बने रहिए, ऐसा लगे कि ऊर्जावान आपके अंदर से होकर बाहर निकल रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं वो तो पता ही होगा आपको, हम कब क्या बोल सकते हैं। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह सामग्री जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो दबाव डाल सके, जो क्या डाल सके, दबाव डाल सके और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है महेश बाबू? पदार्थ कहा जाता है। ठीक है ना। और हमको ये बता दीजिएगा कि कागज एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ हो जाएगा। ठीक है। जैसे लकड़ी, मिट्टी, लोहा, ये सब क्या हो जाएगा? पदार्थ आ जाएगा। ठीक है ना। और हमको ये बता दीजिएगा कि एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली सामग्रियों का कहता है वस्तु। और वस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहा जाता है वस्तु को। आर्टिकल जो है ना वो आपको धारा, वो आपको कहाँ पहुँच गए आप? अनुच्छेद में पहुँच गए। आर्टिकल को अनुच्छेद कहा जाता है। देखिए सब्जेक्ट जो है ना कर्ता कहा जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु कहा जाता है। और एक फिल्म है मुन्ना भाई वाला, जो बार बार बोलता है सब्जेक्ट का आँख पुतली नहीं मार रही है, सब्जेक्ट बोलता है तो गुस्सा आता है। संजय दत्त बोलता है बार बार इसको सब्जेक्ट का बोलता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। नहीं समझे क्या सब्जेक्ट? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संसार की सभी वस्तुएं जो है वो द्रव्यों अथवा किससे बनी हुई है? पदार्थों से। द्रव्यों अथवा पदार्थ। देखिए द्रव्य में इसका स्पेलिंग से पकड़ सकते हैं। दो में र लग के पूरा वो हो जाएगा तो वो तरल वाला द्रव्य हो जाएगा। वो आपको कौन हो जाएगा? तरल वाला द्रव्य जो होता है, जो पदार्थ की 5 अवस्था में तीसरा अवस्था क्या होता है? ठोस, द्रव्य और गैस। तो अगर दो में र लग के पूरा वो है तो वो कौन हो जाएगा? लिक्विड वाला द्रव्य जो है वो हो जाएगा। और उसी दो में र लग के छोटा सा वो, आधा वो और यो लग जाएगा तो वो मैटर मतलब पदार्थ जो है उसी को कहा जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको वर्ण पकड़ना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग हो जाएगा? ठोस, द्रव्य और गैस। इस सब जानते हैं। कुर्सी, ईंटा, पत्थर सब क्या हो जाएगा? ठोस। बाकी तेल उल क्या हो जाएगा? द्रव्य। पानी भी हो जाएगा तो द्रव्य हो जाएगा। और गैस हो जाएगा वो गैस में आता है। चौथा अवस्था प्लाज्मा, 5वां अवस्था ठोस, टंगस्टन, कंडेंसेट हो जाएगा। चलिए इसमें जो है ना द्रव्य ठोस की बात करते हैं। ठोस में क्या क्या निश्चित होता है? आयतन और आकार। ठोस में आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव्य में जो है आयतन ठीक है, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। उसको जिसमें रखिएगा उसी तरह का आकार जो है वो ले लेता है। और गैस में कुछ जो है कुछ नहीं है, वो आपको ना उसको देख सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ फील जो है वो कर सकते हैं। इसके अंतराण्विक बल जो है आपस में हमेशा क्या होते हैं? अधिक से अधिक फैले रहते हैं। हाँ, इसमें सबसे कम ठोस में उसका अंतराण्विक बल रहता है, सबसे बहुत नजदीक रहते हैं, उससे थोड़ा ढीला द्रव्य में रहते हैं। आप गैस में पूरे फिर रहते हैं, तब ना एक बार मारिए पूरा रूम भाग जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अब जो है अब तत्व की बात करते हैं तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व जो है कुछ उसका परसेंटेज हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं। सफलतापूर्वक आपको दोस्तों जवाब देना है। क्या पूर्वक? सफलतापूर्वक। तो अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि ऑक्सीजन जो है या भूपटल पर कितना परसेंट आता है? 46.71% जो है भूपटल। क्या रहा है कोई दिक्कत?
46 बूंदी 7% पाया जाता है। देखिए आपके बिना कुछ सुना सुना लगता था, हम बार बार महेश को रमेश बोल देते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ये कितना % पाया जाता है? 27.79 27.79 हो जाए, 69% हो जाएगा 27.69। और आपको क्या हुआ, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.71। चलिए लोहा कितना % पाया जाता है? 5.05%। कैल्शियम हो जाएगा तो 3.65 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा मैग्नीशियम कितना % हो जाता है? 2.08 हो जाएगा। ये आपको जो है पृथ्वी के भूपटल पर पाया जाता है। और हमारे शरीर की बात करते हैं तो भूपटल से कोई मतलब उतना नहीं होना चाहिए, शरीर के अंदर कितना पाया जाता है ये आपको जो है इसकी मात्रा आपको निश्चित होना चाहिए। तो बता दीजिएगा ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 65% पाया जाता है। कार्बन कितना हो जाएगा? 18%। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10% हाइड्रोजन हो जाएगा। महेश बाबू नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 3%। नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 हो जाएगा। और फास्फोरस हो जाएगा तो 1। फास्फोरस क्या %? 1%। कैल्शियम 2%। नाइट्रोजन हो जाएगा तो 3%। ऑक्सीजन हो जाएगा तो 65%। ऑक्सीजन 65% हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि लोहा कितना % पाया जाता है? हाँ 4/1000 0 बूंदी 0.04% पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनाते हैं और जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक। और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? वो उसका सूत्र हो जाएगा H2O। और वैसे भी हाइड्रोजन में आग लगाइएगा तो क्या बनेगा? जल ही बनेगा, ठीक है ना। पानी ही है वही जल बनेगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परमाणुओं का अनुपात सदैव कितना रहता है? हाइड्रोजन में 2:1, H में 2 और ऑक्सीजन में 1, 2:1 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भार के विचार से, और ये क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी के सार संग्रह जो आपको जो महेश बाबू चलवा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जो ऊपर में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन सेम मिल गया कि भार के हिसाब से जो है जल का अनुपात कितना होता है? 1:8। वैसे इसका निकालिएगा तो कितना हो जाता है? 2:16 होता है। इसको काट के 1:8 हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 2:16 काट खुट के 1:8 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन आप ही से बताइएगा कि वह बताइएगा मिश्रण जो है वह शुद्ध पदार्थ होता है या अशुद्ध पदार्थ? मिश्रण हमेशा अशुद्ध पदार्थ है। जब जैसे ही 2 या 2 से अधिक यौगिक को मिलाएगा तो क्या बनेगा? मिश्रण बन जाएगा। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बता दीजिएगा वायु जो एक प्रकार का है मिश्रण, और किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें धूलकण भी मिला रहता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो मिश्रण में अब आते हैं तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और दस्ता। कितना % रहता है? 70 और 30 हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिएगा कि अब मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण की बातों में आते हैं तो मिश्रण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो बता दीजिएगा कि जब वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन और गुण जो है वो समान हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे आपको चीनी का विलयन जल में, चीनी का जल में घुलना हो जाएगा तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। आपको शरबत बनाते देखे ना? नहीं देखिएगा, हम दिखा देंगे कभी बना के लाएंगे तो चीनी और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जैसे देखिएगा नमक का जल में विलीन क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा असमांगी मिश्रण जिसमें जो अनुपात जो समान रूप से नहीं मिलता है, जैसे चीनी का बालू मिलाना, ठीक है ना। चाय में वही पानी में बालू मिलाना या पानी में ईंटा, कोई भी ठोस पदार्थ दीजिएगा जो नहीं घुल सकता है उसमें वो क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किसी पदार्थ यानी तत्व या जब पदार्थ की बात करेंगे तो वो क्या क्या होगा? तत्व या यौगिक दोनों होगा। तत्व या यौगिक दोनों होगा। तो बता दीजिएगा कि अणु जो है अणु वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या नहीं रह सकता है? अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में ही रहता है। अणु जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। आगे बता दीजिएगा कि वह पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है
और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है वो क्या कहलाता है? अन्नू। अन्नू नहीं, अनु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनु कहलाता है। हम जानते हैं कि आपकी अनु कौन लगेगी, लेकिन वो अनु को छोड़ दीजिए। ये अनु जो है वो कहलाता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनु कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या कहता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो कहा जाता है। दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको कौन सा बल कहता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो कहा जाता है। कोई दिक्कत चंदन बाबू? अरे आप ही के लिए तो सांस ले रहे हैं सब लोग। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अणु जो है ना ये कितने प्रकार के हो गया? यहीं तक हो गया। बायो लीजिए। बायो दो पेज एक महीना लगा अब जो है केमिस्ट्री जो दिया गया था वो संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, जो होमवर्क में दिया गया था। अब बाकी का सीरीज जो है आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का देखने को मिलने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि यह जो आपको क्लास आज से देखने को मिलने वाला होगा ये आपको साइंस स्पेशल जो कि आपका लुसेंट का बुक है उससे अच्छा एग्जाम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। उससे लुसेंट का जो आपको सामान्य अध्ययन है उससे डीपली नॉलेज इसमें दिया गया है। इसको आप बराबर पढ़ के आइएगा, उसका क्यों सुनिएगा जो होमवर्क दिया जाता है। आपका तैयारी जो साइंस में बूटअप करने वाला होगा और यह बुक खत्म होने के बाद जो ना आप लोग को ये विश्वास दिलाए चलते हैं कि इसके बाद आपको दृष्टि पब्लिकेशन का जो आपको बुक चलता है वो आप भी इसके बाद जो है आपको वह बुक भी देखने को मिलेगा। पहले इससे पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है वो पढ़िएगा तो आपको अधिक याद होने वाला है। और धैर्य के साथ किसी भी चीज़ को फॉलो कीजिएगा रेगुलर रूप में, तभी किसी सफलता की सीढ़ी पे पहला कदम आप रख सकते हैं। वरना उड़ते हुए पंछी का पर गिरना ये किसी और की बात नहीं होती है। मतलब चलते हुए चिड़ियाओं को आपको जान नहीं सकते किस वेग से उड़ रही है, लेकिन आप उसको लगातार देखिएगा तो रोज समझ सकते हैं। यानी किसी भी क्लास को रेगुलर रूप से देखते रहने से आपका तैयारी जो है वो उस लेवल का होने वाला है। तो अब जो है हाँ बूटअप होने वाला है। क्या बात है, मैंने हमारे द्वारा जो बात छूटे था उसको बूटअप ये करते हैं। आगे बताइएगा जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा कि जीव विज्ञान जो है वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया था वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान हो जाएगा। ठीक है। जीव विज्ञान की वह इसको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु। किसको दिया जाता है? अरस्तु को दिया जाता है। ठीक है। और जीव विज्ञान का पिता भी किसे कहा गया है? अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा गया है। लेकिन एक बात ये हो गया कि जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो है ना अरस्तु कौन सा शब्द दिए थे? बायोलॉजी। जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो शब्द दिए थे वो कौन शब्द होगा? बायोलॉजी शब्द जो है वो दिया गया था। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो थियोफ्रेस्टस थे ये कितने किस्म के पौधे पर अपना क्या किए थे? ये 500 यानी प्रयोग किए थे। 500 किस्म के पौधे पर जो ये अपना प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो थी उसमें कितने जंतुओं का वर्णन किया है? इसमें ही 5 जगह तो नहीं, ये 500 जंतुओं का वर्णन जो है इस पुस्तक में यह किए गए हैं। और इसीलिए अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। कौन जाएंगे महेश बाबू? थियोफ्रेस्टस। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो बोल रहे हैं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। हम एक उल्टा बोल दिए, आप सब लमटा गए उसी में। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो जंतु विज्ञान के तहत जो है आपको इनको RH विक्टर के द्वारा कितने भागों में बांटा गया? इसको 5 भागों में बांटा गया। और ये कब बांटे थे? 1969 में। 1969 में इसको कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में बांटे हैं। और यह जो बांटे हैं तो कौन कौन भाग हो जाएगा ये? हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जो है यह हो जाएगा। और क्या कहते हैं वर्गीकी का पिता किसे कहा गया है? कार्लोस लिनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहा गया है। बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि किस जगत के सभी प्राकृतिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया अथवा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं वो जगत कौन हो जाएगा? यह मोनेरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोनेरा वर्ग हो जाएगा। देखिए इससे अच्छा इसमें जो ना वर्णन जो आपको इसमें किया गया दृष्टि के बुक में मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जो है इसके बारे में उससे अच्छा दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि पादप और जंतु के बीच जो है करी, हाँ करी जो है वो क्या हो जाएगी? युगलीना हो जाएगी। ठीक है ना। यह जो है
बता जिला क्वेश्चन कि किस जगत में जो है ना सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं? ये पादप जगत में। कौन जगत में होते हैं? पादप जगत में होते हैं। आगे बता जिला क्वेश्चन है कि जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति कौन दिए थे? कार्लोस लिनियस दिए गए थे। और वर्गीकी का पिता भी किससे कहा गया है? कार्लोस लिनियस को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जीवधारी शब्द का जो ये दो नाम दिए थे, इसमें द्विनाम पद्धति दिए थे, एक और दिए थे लिनियस। तो इसमें जो है दो वर्ड दिए थे, इसमें एक का मतलब क्या हो जाएगा? जाति। मतलब पहला का वर्ड क्या, पहला शब्द क्या हो जाएगा? जाति। और दूसरा हो जाएगा तो पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द होगा तो जाति। पहले वंश और उसके बाद होगा तो जाति। जैसे कुछ वैज्ञानिकों नाम का वर्णन करते हैं तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। जिस प्रकार मानव, इसमें होमो जो है क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा और सेपियंस हो जाएगा तो जाति। होमो क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा रमेश बाबू वंश और सेपियंस जाति। जिससे अपना लोग कौन से वंश से हैं? होमो सेपियंस वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा। होमो उल्टा पुल्टा नहीं बोले, होमो सेपियंस नहीं होगा। आगे देगा मेढक का वैज्ञानिक नाम? राणा टिग्रीना। ठीक है ना, ऑप्शन सही है लेकिन आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। राणा टिग्रीना हो जाएगी। आगे बिल्ली का क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। और कुत्ता क्या हो जाएगा? कैनिस फैमिलियस। कैनिस फैमिलियस हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा। गाय का नाम क्या हो जाएगा? बोस इंडिकस जो है गाय का नाम हो जाएगा। मक्खी क्या हो जाएगा? मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। आगे बताएगा आम का क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। धान का क्या हो जाएगा? ओरिजा एस्टाइवा हो जाएगा। चलिए ठीक, गेहूं क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। देखिए जब शुरू में लोग तैयारी करते हैं तो यही नाम याद नहीं होता है, धीरे धीरे रटते याद हो जाता है। धान का क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम ओरिजा एस्टाइवा। और ठीक है, और गेहूं क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का क्या हो जाएगा? सीसम एस्टिवम। ठीक है, और आपको चना क्या हो जाएगा? सीजर एरिटेनम। ये नाम याद करने में बहुत अच्छा, ये बहुत लेट टाइम से याद होता है। सीजर एरिटेनम हो जाएगा। सरसों का क्या हो जाएगा? ब्रासिया कैम्पेटियस। ब्रासिया कैम्पेटियस हो जाएगा। कैम्पेस्ट्रीज वही जो उल्टा पुल्टा बोलिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है बता दिया क्वेश्चन है, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कैसी इकाई है? कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। बता दिया गया क्वेश्चन है कि जीवों की शरीर जो है यह सूक्ष्म इकाई द्वारा बना होता है। इस इकाई को क्या कहा गया है? कोशिका कहा गया है। इसी को अंग्रेजी में सेल भी कहा जाता है। और कोशिका विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। तो हम पूछी बोल ही दिए, यानी साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका विज्ञान के अंदर जो है वो कोशिका, इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। 1665 में कोशिका का खोज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कोशिका जो है ना, इसमें केंद्र का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कब किए थे? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा रॉबर्ट हुक जो खोए थे कोशिका को, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपको ब्रिटिश के वैज्ञानिक, ब्रिटेन के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ठीक है, ये तंबाकू के पौधे पे ही आप खोज किए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यह जो किस तरह की कोशिका खोए थे? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका खोए थे लीवेनहॉक के द्वारा। 1674 में जो लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि जीव द्रव्य जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? उसका नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। और इसका डुडार्जिन के द्वारा जो है जीव द्रव्य का खोज किया गया था, जबकि इसका नामकरण कौन किए थे? पुरकिंजे के द्वारा नामकरण किया गया था। आगे बताएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वनस्पति वैज्ञानिक जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे जो शरीर में सूक्ष्म कोशिकाओं का बना हुआ इसका वर्णन किए थे? ये स्लाइडेन और स्वाइन के द्वारा बोला गया था कि हमारा शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से बना हुआ है। यह बात कौन बोले थे? स्लाइडेन। देखिए ये सब बात आपको, हाँ स्लाइडेन अलग हो जाएगा, स्वाइन अलग हो। स्लाइड जो है ये आपको वनस्पति वाला हो जाएगा और स्वाइन हो जाएगा तो ये जंतु वाला। वनस्पति वाला स्लाइड हो जाएगा, स्लाइडेन हो जाएंगे, और जंतु वाला स्वान। बाकी उधर आइएगा ना तो उसमें तो पूरे कमों बता दीजिए, स्लाइडेन और स्वान दोनों हो जाएंगे, उसमें आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि
किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? विरचो के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विरचो के द्वारा यह बोला गया था कि कोशिका का निर्माण जो पहले से मौजूद कोशिका जो है उसी से होता है। अगला क्वेश्चन बताया 1855 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कैमिनो गोल्जी जो थे किसकी खोज किए थे? गोल्जी काय की खोज किए थे। कब किए थे? 1898 में कैमिनो गोल्जी के द्वारा गोल्जी उपकरण की खोज किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रक के भीतर जो है केंद्रिका होती है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? फोंटाना के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? केंद्रक के अंदर जो है क्या कहते हैं, ठीक है तो बोल रहे हैं, केंद्रक के भीतर जो केंद्रिका होती है इसका खोज कौन किए थे? फोंटाना के द्वारा खोजा गया था। आगे बता दीजिएगा गुणसूत्र का खोज नामकरण कौन किए थे? वाल्डेयर, WD वाल्डेयर के द्वारा खोजा गया था। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन का पता और कोशिका विभाजन के बारे में कौन बोले थे? ये फ्लेमिंग के द्वारा बोला गया था। फ्लेमिंग जो थे ये क्रोमेटिन का पता लगाए थे और जो है कोशिका विभाजन के बारे में बताए थे। ये हो जाएगा इनका नाम फ्लेमिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि राइबोसोम जो की खोज इसकी कौन खोज किए थे? GE प्लेड के द्वारा जो राइबोसोम की खोज जो है वो किया था। और लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डुबे जो लाइसोसोम की खोज किए थे। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन तारकाई खोज कौन किए थे? बोवेरी जो तारकाई की खोज किए थे। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था 1890 में। 86 से 90 1890 दिए हुए 1890 में 86 में दिया था। अब आप बोलिए 16 के बाद है लेकिन हम देख के बोले वो तो अलग बात होगा ना। ये 1890 में खोज किया गया था, इसमें जो ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का? बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कोशिका जो है इसमें बता दीजिएगा कि अमीबा पैरामेशियम जो जीवाणु रहते हैं या कितने कोशिका के बने होते हैं? ये सब एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे और वही जो एक कोशिका से बने होते हैं वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा पैरामेशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। हाँ, और इसमें जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं वो बहु कोशिकीय जीव हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूक्ष्म कोशिका का आकार कितना माइक्रोन होता है? 0.1 माइक्रोन। सूक्ष्म कोशिका का आकार कितना माइक्रोन होता है? 0.1 माइक्रोन होता है, जो किस जीवाणु में पाया जाता है? माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। किससे पाया जाता है? माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। आगे बताइएगा अंडा में केंद्रक पाया जाने वाला पीला पदार्थ जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको पीतक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पीतक। देखते हुए अंडा में जब फोड़ के निकालता है पीला वाला जो उसको बह जाता है वो क्या कहते हैं? उसको पीतक कहा जाता है। और यह पीतक भी एक प्रकार क्या है? कोशिका नहीं हो जाएगा। पीतक भी एक प्रकार क्या हो जाएगा? कोशिका। किसका कोशिका हो जाएगा? अंडा कोशिका। किसका कोशिका? अंडा कोशिका। ठीक है रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडन और स्वान के द्वारा। स्लाइडन किस कोशिका के लिए दिए थे? ये वनस्पति। स्लाइडन वनस्पति हो जाएंगे और स्वान हो जाएंगे तो जंतु। वैसे भी स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता एक प्रकार क्या है? जंतु हो जाएगा। श्यान जो है ना, स्वान जो है ना वो आपका किसका नाम हो जाएगा? ये कुत्ता का जो है ना ये आप एक प्रकार का जो है ना संस्कृत शब्द क्या कहते हैं? कुत्ता को स्वान कहा जाता है। और ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्वान भी कहा जाता है। कुकुर भी कुत्ता को कहा जाता है। कुकुर स्वान ने पता था एकदम, आप पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आगे बता दीजिए कोशिका सिद्धांत जो है कौन दिए थे? स्लाइडन और स्वान। और इसमें कुछ बातों का वर्णन किया गया था और वो बात क्या हम बताते हैं। इसमें पहला लिखा गया था कि प्रत्येक जीव जो है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आपको स्लाइडन और स्वान के द्वारा बोला गया था। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ये आपको कोशिका सिद्धांत में ही वर्णन किया गया है कि प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक कोशिका की एक स्वाधीन इकाई होती है जिसके फलस्वरूप वो काम करती है और वो एक जीव का निर्माण जो है वो करती है। ये आपको कोशिका सिद्धांत में इसका वर्णन जो है वो किया गया है। इसका कुछ अपवाद भी है और अपवाद सुन लीजिए क्या है कि पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं होती है। विषाणु का कोशिका सिद्धांत जो है इसका अपवाद हो जाएगा। यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? विषाणु का सिद्धांत जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है रचना के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और वो भाग कौन कौन जाएगा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। और इस पे विशेष चर्चा जो आपको कल के क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखने
देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। क्यूज कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरीके से जो आपको रैपिड रिवीजन के रूप में जो है लुसेंट स्पेशल साइंस जो है उससे कराया जा रहा है। आपको कुछ ऐसी बातें लगेगी जो आपको वो पहले वाले बातों से कुछ इसमें भिन्नता जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसके लिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा और सटीक उपाय है कि जो भी होमवर्क आपको FMSC ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से दिया जाता है उसको आप पहले पढ़ के आइएगा। पढ़ के आने के बाद सुनिएगा तो वो आपको अधिक समय तक याद होने वाला और आपका लॉन्ग लाइफ जो वो बनने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में इसके अगले कड़ी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए महेश बाबू की तरह, और हमारे इस FMSC चैनल पे यूं ही प्यार और सपोर्ट बना रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।